नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स में। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट स्नेहा जैन। लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया इंटरव्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सीए नितेश गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं और आज हमें जानकारी देंगे पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम पर। सीए नितेश गुप्ता जी, आप व्यापार स्थापित करने से लेकर सरकारी योजना, सब्सिडी आदि पर गहन जानकारी रखते हैं और आज हमारे चैनल पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मौका देने के लिए और इस इंटरेक्शन को आपके व्यूअर्स के लिए कुछ नई जानकारी अगर अवेलेबल हो जाए तो मैं भी इसको प्रिविलेज मानता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो सर, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि हमने बताया, हम बात करेंगे पीएम एफएमई स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्कीम आखिरकार है क्या और कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। जी मैडम, जो आपने स्कीम का नाम लिया पीएम एफएमई, तो ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस स्कीम है। ये भारत सरकार की स्कीम है। सरकार को ऐसा लगा कि देश में करीब 25 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं। तो सरकार को ऐसा लगा कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या मेजर्स उठाए जा सकते हैं। तो उन मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार इस स्कीम को लेके आई। इस स्कीम के लिए मैडम 10,000 करोड़ यानी 10,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ। और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, क्योंकि किसी भी स्कीम में एक इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होता है, तो इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड हुआ वो साल 2020-21 से शुरू होकर साल 2024-25 तक का इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है। अब क्योंकि मैंने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग वाली बात थी, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 3 मेजर्स जो है सरकार की तरफ से लिए गए। तो उन मेजर्स में सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात है, एक टेक्निकल सपोर्ट देने की बात है और एक बिजनेस सपोर्ट देने की बात है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम में जो है वो सब्सिडी के फॉर्म में है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी है। जो आपका टेक्निकल सपोर्ट है, तो टेक्निकल हैंड होल्डिंग के लिए ट्रेनिंग्स रखी जाती हैं, जिससे कि आप किस तरीके से फूड को हाइजीनिक बना सकते हैं, फूड की क्वालिटी इनहांस कर सकते हैं, फूड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो कर सकते हैं। और बिजनेस सपोर्ट में जो है वो इस स्कीम में, क्योंकि इस तरीके का प्रावधान है कि आपको अपना जीएसटी फॉर्मुलाइजेशन क्योंकि होना है, तो आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन है और बैंक से लोन लेना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो इस तरीके की चीजों के लिए भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट्स हैं इस स्कीम में। तो आप ये देखिए कि जो 10,000 करोड़ रुपए का फंड है, तो सरकार का ऐसा मानना है कि जो 25 लाख मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया कि अनरजिस्टर्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारे सेटअप्स हैं, तो इसमें से करीब 2 लाख सेटअप्स को फायदा दिया जाए। और आप अमूमन तौर पर ऐसा मान के चलिए कि किसी भी सेटअप में 4 से 5 लोग अगर इन्वॉल्व हैं, तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आप ऐसा मान के चलिए 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का ये स्कीम मौका देती है। तो ये तो इस स्कीम की कुछ खासियत है, उद्देश्य हैं। और आपने पूछा कि कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, तो उसमें मैं आपके साथ में ये बताना चाहूंगा कि इसका फायदा उठाने के लिए आपको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की या तो एग्जिस्टिंग या कोई नई यूनिट अगर आप सेटअप कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जी सर। तो सर, क्या इस स्कीम में माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के अलावा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी कवर्ड है? नहीं मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्कीम के नाम में ही माइक्रो वर्ड क्योंकि इन्वॉल्व है, तो माइक्रो की जो डेफिनेशन हमारे एमएसएमईडी एक्ट ऑफ 2006 में है, तो केवल माइक्रो सेटअप्स के यूनिट्स ही कवर्ड होंगे इस स्कीम में। जी सर। तो सर, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जो इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं, उनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, प्लांट एंड मशीनरी, इसकी क्या सीमा है? मैडम, क्योंकि ये माइक्रो सेक्टर में क्लासिफाइड हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो सीलिंग बताता है वो
1 करोड़ रुपए तक का आपका प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट की बात करता है और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर की बात करता है। तो जब तक आप इस सीमा में हैं अपने फूड प्रोसेसिंग के सेटअप में, आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें से किसी भी सीलिंग को एक्सीड किया या आगे बढ़े आप, तो फिर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका माइक्रो क्लासिफिकेशन आवश्यक है। अगर आप स्मॉल क्लासिफिकेशन में चले गए या मीडियम क्लासिफिकेशन में चले गए, तो फिर आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। और जो क्लासिफिकेशन जो होना है वो MSMED एक्ट ऑफ 2006 के द्वारा जो उसमें डेफिनेशन दी गई है, उसी के तहत होना है। जी। तो सर आगे बढ़ना चाहेंगे इसी के रिलेटेड। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सर जो ये स्कीम है इसमें कितनी सब्सिडी मिल सकती है और उद्यमी का मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और क्या इसमें लोन लेना भी आवश्यक है, ये भी जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहला आपका क्वेश्चन इसमें ये है कि सब्सिडी कितनी मिल सकती है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपका, उसका 35%, यानी कि अगर आपका 40 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है तो आप उसका 35% कैलकुलेट कर लें। लेकिन ये लाभ को सीमित किया है मैक्सिमम 10 लाख रुपए पे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको 10 लाख रुपए से ज्यादा ले सकते हैं। अधिकतम सीमा जो है वो 10 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं आप सब्सिडी के तौर पर। और जो आपने पूछा कि क्या लोन लेना आवश्यक है, तो मैडम क्योंकि क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है ये, तो लोन लेना किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आवश्यक है इसमें। और जो मार्जिन है, जो प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो 10% स्कीम में मिनिमम स्पेसिफाई किया गया है। आप 10% से ज्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 10% से ज्यादा भी हो सकता है। खास बात इसमें यह है कि इस स्कीम में अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 10 लाख रुपए तक का ही प्रोजेक्ट है, तो आप उसको मुद्रा में कवर कर सकते हैं। और उस केस में जो है लाभ, अगर मैं 35% की बात करूं तो, और अगर आपका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 35% जो है 3.5 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं आप। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अधिकतम लाभ की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए है। और अगर आप इस स्कीम को जो है वो मुद्रा के अलावा CGT MSME में, जहां पर कि 2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को कवर किया जा सकता है, तो वहां पर भी अगर बैंक अपने डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो आपके प्रोजेक्ट को CGT MSME में बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के आपको कवर दे सकता है। तो आप ये वाले लाभ भी साथ के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर है। जी, बहुत ही अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर आज बहुत यूजफुल है ये इन्फॉर्मेशन और काफी लाभ होने वाला है इससे हमारे दर्शकों का भी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस स्कीम में किस तरह का उद्यम लगा सकते हैं, और साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या आप जो प्रोडक्ट है आपका आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए निर्धारित है, उसके अलावा भी कोई दूसरे प्रोडक्ट का उद्यम लगा सकते हैं? जी मैडम, इस स्कीम में जो प्रोडक्ट्स जैसे आप लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो पूरे देश भर में हर जिले के लिए एक प्रोडक्ट को निर्धारित किया गया है। तो वो प्रोडक्ट जो है वो फूड प्रोसेसिंग, फूड सेक्टर का प्रोडक्ट है। मैंगो हो सकता है, लीची हो सकता है, पेठा हो सकता है। अगर जो हमारे ऐसे देश के जो जिले हैं जो कि समुद्री सीमा पर हैं, तो वहां पे मरीन फूड की भी बात है उसमें। पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहां पे मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात है, बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो है वो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है और आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को निर्धारित किया है। ये आप PMFME की साइट पर जाके अपने जिले को आप टाइप करके वहां पर देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफाई या निर्धारित किया गया है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है ODOP में आइडेंटिफाई किया गया है। मैडम, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। जो नए यूनिट्स हैं, अगर कोई नया यूनिट अपना स्थापित करना चाहता है इस स्कीम में और लाभ लेना चाहता है इस स्कीम का, तो वो केवल और केवल जो आपके जिले के लिए जो प्रोडक्ट निर्धारित किया गया है, केवल वही अपना यूनिट लगा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, मान लीजिए अगर टमाटर को निर्धारित किया गया है, और अगर आप नया उद्यम लगाना चाहते हैं, तो उस नए उद्यम में केवल और केवल आप टोमेटो रिलेटेड ही, या टमाटर से जैसे आप अगर मान लीजिए प्यूरी बनाना चाहते हैं या केचप बनाना चाहते हैं, और नया उद्यम है आपका, तो आप केवल टमाटो से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का ही प्रोसेसिंग का यूनिट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि आप पहले से अगर आपका काम चल रहा है, आप फूड प्रोसेसिंग में पहले से हैं,
तो आपके पास में, और अगर मान लीजिए आपका टमाटो प्रोसेसिंग का ही, टमाटो प्रोडक्ट में ही पहले डील कर रहे थे, तो एलिजिबल हैं ही आप। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी और चीज की अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप बेसन बना रहे हैं, या दूध से आप पनीर बना रहे हैं, खोआ बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं, तो इस तरीके की प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उनको ये लिबर्टी या छूट मिली हुई है कि वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए उद्यम हैं, तो नए उद्यम के लिए ये बाध्यता है कि जो आपके जिले के लिए प्रोडक्ट निर्धारित किया गया है, आप केवल और केवल उसी का यूनिट लगा सकते हैं अगर आपको इस स्कीम का फायदा उठाना है तो। वेरी मच क्लियर सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमको समझाया और अच्छे से हमको ये समझ में आया। तो सर ये भी जानना चाहेंगे इसके साथ ही कि अगर रिसोर्स पर्सन है तो उसका भी इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में कोई रोल है? मैडम, इस स्कीम में एक रिसोर्स पर्सन की बड़ी अहमियत है। रिसोर्स पर्सन से सरकार की ऐसी अपेक्षा है कि वो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करके उस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्शन करेंगे, उसका अगर एग्जिस्टिंग यूनिट है तो समझेंगे कि क्या प्लांट मशीनरीज हैं वहां पे। और इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण रोल है वो, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन की बात है, इस स्कीम में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ बढ़ना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है उन्होंने कि वोकल फॉर लोकल। तो इस स्कीम में क्योंकि वोकल फॉर लोकल की बात की गई है, और इसीलिए मैंने बताया आपको कि जिस जिले में जो प्रोडक्ट अच्छे से हो सकता है उसको वहां पे उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ऐसे यूनिट्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको फॉर्मल सेक्टर में लाने की बात है। ऐसे में जो रिसोर्स पर्सन है उसकी अहमियत बहुत है, और उसका काम जो है वो आपके प्रोजेक्ट को बैंक में लेके जाना, आपके प्रोजेक्ट को बैंक से फंड करवाना, आपके प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना, और इसी तरीके से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करना, एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन में हेल्प करना, और उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको उपलब्ध कराना। तो ये कुछ रोल्स हैं जो रिसोर्स पर्सन है उसके, तो बड़ी अहमियत है रिसोर्स पर्सन की इस स्कीम में। तो सर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो जिसका हम उत्तर आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि क्या इस स्कीम का बेनिफिट जो ऑलरेडी स्थापित उद्यमी है उसके अपग्रेडेशन के लिए किया जा सकता है बेनिफिट? जी मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो ऑलरेडी जो स्थापित उद्यमी है या जो नए उद्यमी भी हैं, तो वो अब इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जैसे आपको अगर मशीन्स नई परचेज करनी है अपने यूनिट के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आप कर सकते हैं इस स्कीम में। तो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट हैं, और क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में भी कहा था कि जो देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनिट्स हैं, तो उसमें से सरकार का ऐसा प्रयास है कि कम से कम 2 लाख यूनिट्स का जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए। तो ये ऐसे ही यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, तो नए यूनिट्स को भी सपोर्ट है इस स्कीम में। लेकिन ऐसे यूनिट्स जो फॉर्मलाइज नहीं है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो उनका विशेष ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम का लाभ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो ले सकते हैं। जी, तो सर क्या कोई मिनिमम एज क्वालिफिकेशन या कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट भी है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए? मैडम, मिनिमम एज क्योंकि आपने पूछा, तो मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स का मिनिमम एज प्रिस्क्राइब है, और जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 8th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ मिनिमम के जो कंडीशंस के अलावा आपका ऐसा भी है इसमें कि एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। इसको मैं एग्जाम्पल के बतौर समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर एक परिवार में मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ हैं, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों में से कोई एक ही इस स्कीम का लाभ ले सकता है। ऐसा नहीं हो सकता हस्बैंड और वाइफ दोनों इस स्कीम का लाभ ले लें, इनमें से किसी एक को ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और खास बात यह भी है कि जो उद्यम सेटअप होगा या जो उद्यम ऑलरेडी चल रहा है उसमें 10 लोगों से ज्यादा जो है वो कार्यरत ना हो। तो मैक्सिमम जो कैप है वो ये भी है कि 10 लोगों से ज्यादा उसमें काम करने वाले लोगों का नंबर उसमें 10 लोगों से ज्यादा ना हो, 10 लोगों से कम होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स इसका लाभ ले सकते हैं, नए यूनिट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो सर क्या ये जैसे कि आपने लाभ की बात करी, तो क्या प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी भी इस स्कीम का लाभ ले सकती है? मैडम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि स्कीम में प्रिस्क्राइब्ड है, जो ये स्कीम है उसमें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है कि आप या तो प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं या पार्टनरशिप हो सकते हैं।
इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर, यानी कि आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता आपका। आप जो है वो या तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, क्योंकि मैडम माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए स्कीम है, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो छोटे यूनिट्स को कैसे आप कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो इसीलिए जो है वो आप या तो प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सर। तो सर, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आ चुके हैं एंड ऑलमोस्ट आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, एक अच्छे तरीके से सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें बताया और सारे प्रश्नों का बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमको एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट आपसे जाते जाते जो एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, इनफैक्ट आपसे जो हम एक मैसेज लेना चाहेंगे, एक ओपिनियन लेना चाहेंगे, वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी उद्यमी, जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम, इस स्कीम के परिप्रेक्ष्य में ही, क्योंकि हमने पूरा अपना डिस्कशन किया है और कैसे इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, क्या गवर्नमेंट की थिंकिंग है इस स्कीम के पीछे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उसको गवर्नमेंट का प्रयास है कि वो फॉर्मल सेक्टर फॉर्मलाइजेशन किया जा सके उसको, और उससे ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल के टेनर में, जो 5 साल की इस स्कीम की जो 5 साल का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है इस स्कीम का, तो ऐसे में करीब करीब 2 लाख यूनिट्स को बेनिफिट देने का गवर्नमेंट का प्रयास है। तो ऐसे में मेरा तो आपके मंच से यही कहना चाहूंगा कि जो भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और माइक्रो, स्पेसिफिकली जो माइक्रो सेक्टर के यूनिट्स हैं, तो एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सीमलेस पोर्टल है इसका। तो आप जो है वो इसका फायदा जरूर उठाइए। और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का प्रयास है कि हम लोग कैसे अपने वोकल फॉर लोकल किस तरीके से हम आगे बढ़ाया जाए, कैसे उद्यमिता को आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार का जो प्रयास है अब एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। तो ऐसा मैं आपके जो व्यूअर्स, जो लिसनर्स हैं और जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आने का मन बना रहे हैं या ऑलरेडी हैं, तो उनसे मैं अपील करता हूं कि इस स्कीम का फायदा उठाएं। बिल्कुल सर, हमारे व्यूअर्स को प्रोत्साहित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी से उनको काफी हेल्प मिले, ये हम आज आशा करते हैं। बहुत इसी के धन्यवाद। साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सीए नितेश गुप्ता जी हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी आप अपना कोई भी प्रश्न भेज सकते हैं और हम उसका एक सोल्यूशन लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक छोटा सा बेल आइकन बटन है, अगर आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस रेगुलरली देखनी है तो उसे दबाना भी ना भूलें। इसके साथ ही आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। एक बार फिर एक नए इंटरव्यू सेशन के साथ मौजूद होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ होने के लिए, हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी देने के लिए, आज PM FME पर आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम।